अच्छा देखें, ये सब आपको पता है, एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि दुनिया में तीन तरह से आप कारोबार करते हैं। या तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बना लें, जिसको हम कहते हैं कि फर्दे वाहिद का कारोबार, IND का मतलब है इंडिविजुअल। और ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स है। ठीक है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? एक आदमी की मिल्कियत होती है। फॉर एग्जाम्पल, शकील भाई CFA करने के बाद एक कंसल्टिंग फर्म बनाना चाहते हैं। वो बना दें शकील कंसल्टिंग एसोसिएट्स। ठीक है। और यही मालिक हैं उसके, और रिस्क एंड लाइबिलिटीज के जिम्मेदार पर्सनली शकील भाई। तो ये आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है। उसके बाद पार्टनरशिप बिजनेस, इसमें दो या दो से ज्यादा लोग एसोसिएट होते हैं किसी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए। और यहां पर ये दोनों लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइबिलिटीज के लिए, प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। सारा एक्सपोजर इन दो लोगों पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं और शकील मिलकर एक बना लेते हैं, जुनेद एंड शकील एसोसिएट्स। उन्होंने, मैंने ICA में किया हुआ है, उन्होंने CFA किया हुआ है। हमने कहा एक अच्छी सिनर्जी बनेगी, हम दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना ली। अब जो भी रिस्क है, रिवॉर्ड्स हैं, शेयर्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, हम दोनों लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। ठीक है। उसके बाद, अच्छा, इन दोनों में खास बात क्या है आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वी बोथ आर पर्सनली, मतलब पर्सनली लायबल, पर्सनली इंजॉइंग प्रॉफिट्स, पर्सनली हैविंग लॉसेस। कोई सेपरेट लीगल एंटिटी का अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं आया। ठीक है। लेकिन एक स्ट्रक्चर होता है कंपनी का। अच्छा, यहाँ हम ये क्लियर करें कि हम क्या करते हैं, बाज़ औक़ात हम कहते हैं हाँ जी मेरी कंपनी है, हाँ जी मेरी कंपनी है। होती प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, लेकिन उसका नाम किसी ने रख दिया शकील 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 एंड कंपनी या शकील एंड को। तो हम सुनने वाला समझता है ये लिमिटेड कंपनी है। तो कंपनी जब हम किसी को कहें तो इसका मतलब है कि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो कंपनी के अंदर हम बात करें तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अच्छा, ये प्राइवेट पब्लिक होती है तो हम पब्लिक की आज बात नहीं करेंगे। पब्लिक मतलब PSO है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी के इलेक्ट्रिक वगैरह, जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में फ्लोट हो रहे होते हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या है? ऑफर ऑनर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम पर्सनल लाइबिलिटी बियॉन्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टेड कैपिटल, सेफ गार्ड पर्सनल एसेट्स। कंपनी का फायदा क्या होता है आगे हम देखेंगे मजीद इसको। इसका फायदा ये, फॉर एग्जांपल, हमने हमने एक वेलनेस सेंटर बनाया, और हम सब पार्टनर बन गए। और एक खातून आई, उनकी सर्जरी की, उनका हमने मुंह का बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने सूट फाइल कर दिया, और 10 करोड़ रुपए हर्जाना आ गया हमारी पार्टनरशिप फर्म को। मेरे पास, हम सब के पास टोटल एसेट्स जो थे, जो बिजनेस में डाले हुए थे, वो 1 करोड़ के थे। अब 9 करोड़ रुपए कहाँ से देंगे हम सब की पर्सनल प्रॉपर्टीज बिक जाएगी। तो इसका मतलब है कि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी थी वो अनलिमिटेड थी। या फॉर एग्जांपल, वेलनेस सेंटर सिर्फ मेरा था, और वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में था। और खातून का चेहरा खराब हो गया, कॉस्मेटिक सर्जरी सही नहीं हुई, उन्होंने केस कर दिया। तो मैं कुछ भी करूं, मैं घर बेचूं, मैं अपनी गाड़ी बेचूं, मैं कहीं से कर्ज लूं, मुझे वो जो मुझे उन्हें इंडेमनीफाई करना है, वो पैसे मुझे देने पड़ेंगे। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होगा। कंपनी के केस में आप सिर्फ उस हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं जितना पैसा आपने कंपनी में इंजेक्ट किया है। अमाउंट दैट यू हैव कंट्रीब्यूटेड इन द कंपनी इन द शेप ऑफ शेयर कैपिटल। आप 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, आप बोलेंगे जी मेरी कंपनी में इतने ही प्रॉफिट्स पड़े हैं, ये कैपिटल है, ये आप ले लें। मेरे पर्सनल एसेट्स रिस्क पर नहीं आते। तो कंपनी का ये फायदा होता है। आगे चलते हैं अब हम। यहां से एक कॉन्सेप्ट बस ये आना चाहिए, स्लाइड का खुलासा है। फर्द वाहिद का कारोबार हो गया प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, दो लोग मिलकर या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस आप कर सकते हैं, या आप एक कंपनी बना लें। कंपनी में हम पैसे डाल देंगे, हमें शेयर अलॉट हो जाएंगे, उसी हिसाब से हमें डिविडेंड मिला करेगा। पहली स्लाइड का ये एक लाइन में ये खुलासा है। ठीक है। ओके। आप जब भी कोई बिजनेस खड़ा करने जाएंगे ना, आपको 5 स्टेप, 5 स्टेप थॉट प्रोसेस करना है। इस सारी चीज को डिस्कस करने के बाद, सोचने के बाद देखिएगा कि क्या करूं मैं, कौन सा बिजनेस बना। ये आप अपने क्लाइंट से इन 5 बातों पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, फिर फैसला कीजिएगा कि क्या बना। इसमें पहला है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। एक आदमी आया, कह रहा है कल से काम करना है, मुझे नहीं पता, मेरा मतलब मुझे कल से काम शुरू करना है और मैं अकेला ही हूँ और कोई नहीं है,
देयर इज नो पार्टनर, मुझे कंपनी भी नहीं बनानी, तो उसे आप कहें भाई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, अभी कर देते हैं। अभी हम रजिस्ट्रेशन को अलग से देखेंगे। तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाने के अमल को रजिस्ट्रेशन कहते हैं। तो रजिस्ट्रेशन पता होनी चाहिए कि कैसे होगी, कितने दिन में होगी, कितने पैसे बनेंगे, कितने पैसे लगेंगे। ये ज़ाहिर है हमारी डिसीजन मेकिंग हो रही है ना। अगर मैं कंपनी बनाने जा रहा हूँ, आप कह रहे हैं 5 करोड़ का ऑथराइज कैपिटल रख दें, उसमें खर्चा आएगा 10 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए रख दें, खर्चा आएगा 5 हजार रुपए का। कंसल्टिंग आएगी 25 हजार रुपए की, भाई 35 हजार का खर्चा है। तो आप कंसल्टेंट हैं, तो अगर आप बता नहीं सकते किसी को कि कंपनी बनाने में क्या खर्चा है, प्रोप्राइटरशिप बनाने में क्या खर्चा है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कितने दिन में होगा, तो फिर आप कैसे काम करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मुझे एक साहब ने फोन किया, उन्होंने कहा कि मैं एक एओपी बना रहा हूँ, और मैंने एओपी के एनटीएन के लिए अप्लाई किया हुआ है, और वकील साहब 1 महीना हो गया मुझे एनटीएन नहीं बना के दे पा रहे। क्या ये इतना लेंदी प्रोसेस होता है। मैंने कहा पैसे लगेंगे 5-6 हजार रुपये, अभी बन जाएगा। उन्होंने कहा हाँ 10 हजार रुपये दे दो। उन्होंने 10 हजार रुपये दिए। हमारे सलमान भाई हैं, आप जानते हैं, एफआर मर्चेंट में। मैंने उन्हें पैसे ट्रांसफर किए, वो एफआर वहां गया, एफबीआर गया, एनटीएन ला के दिए, शाम को उन्हें एनटीएन दे दिए। हमने कहा जाओ बैंक अकाउंट बनाओ, काम शुरू कर लो। वो कह रहे अरे इतना आसान था। तो अब वो जो उसका वकील था, कितना बैड इम्पैक्ट गया होगा, अगली दफा वो मुझे ही बोलेगा यार ये काम नहीं कर। तो ये बहुत मैटर करता है कि हम हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पता हो। फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट क्या होगा। एक आदमी आया आपके पास, वो कह रहा है मेरा आईटी बिजनेस है, और मैं वॉलमार्ट से काम कर रहा हूँ या अमेजोन से काम कर रहा हूँ, या जैसे अभी एक है मेरा एक क्लाइंट है, आप में से कौन जानता है, स्टूडियो 146 में एक लड़का अकाउंटेंट है। वो क्या करता है, नेट पे हंट करता है, यहाँ से छोटे छोटे बैजेस टेक्सटाइल से बनवाकर, मशीन से बनाकर एक्सपोर्ट कर देता है। फॉरेन रेमिटेंस आती है। कह रहे हैं यार मसला ये है, मुझे एसएमसी बनवानी, सिंगल मेंबर कंपनी आगे आएगी, वो जल्दी से बना दो, क्योंकि अब बाहर मुल्क में काम करने में ये हो रहा है कि वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को कबूल नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं फ्रॉड बहुत करते हैं, और जब तक एक कॉर्पोरेट कंपनी का टैग नहीं होगा मैं काम नहीं कर सकता। तो आपका क्लाइंट जब आपको ये आके बात करेगा, या आप खुद काम करने वाले हैं, तो आपको पता हो कि इसका क्या प्रोसेस होने वाला है। तो ये रजिस्ट्रेशन का मतलब है। स्टार्ट प्रोसेस ये अभी हम देख लेंगे कि भाई यानी आपसे आपके आके आदमी कर रहा है, पूछ रहा है कि मैं बिजनेस कब स्टार्ट कर सकता हूँ। भाई मेरे पास केमिकल्स, बस मैं मैनेज कर रहा हूँ, और मेरे पास कोई माल आ रहा है, और मैंने बिजनेस स्टार्ट करने में कब कर सकता हूँ स्टार्ट, मेरा प्रोडक्ट है, कब मंगाऊं, कितने दिन में आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन कितने दिन लगेंगे, और मैं बिजनेस कब स्टार्ट कर सकता हूँ। तो इसको भी हम देखते हैं। रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मुझे क्या क्या रिपोर्टिंग चाहिए, ऑडिट अकाउंट या वगैरह देख लेते हैं। टैक्स कंप्लायंसेस क्या है, रेट्स क्या है, लाइबिलिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन, इसकी ये कुछ चीजें आगे आ रही हैं, तो हम यहाँ टाइम जाया नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये स्लाइड्स आपको दे देंगे, तो आप आराम से इस सेशन के बाद जब आप इसको देखें, तो इन 5 चीजों को आपने देखना है। जब भी व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, व्हेन यू आर गोइंग टू डिसाइड विच बिजनेस स्ट्रक्चर आई शुड टेक टू स्टार्ट माई बिजनेस, और टू कंसल्ट अ क्लाइंट। ये जो है ना मास्टर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। जो भी आपके पास आएगा, या आप खुद रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं पाकिस्तान में, खुद भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। विदाउट कंसल्टेंट भी आप कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जाहिर है एक नाम पता हो कि भाई मैं इस नाम से इदारा बना। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आपने यहाँ, भाई मैं प्रोप्राइटरशिप बना रहा हूँ, पार्टनरशिप बना रहा हूँ, या कंपनी बना रहा हूँ। कंपनी में भी आगे मजीद हम बात करेंगे कितनी तरह की कंपनीज है हमारी। फिर ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होगा, मतलब आप आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, हम आ गए, भाई तुम करोगे क्या, पता ही, अरे मैंने सोचा नहीं मैं काम क्या करूंगा, नहीं, पहले ऑब्जेक्ट क्लॉज भी आपको बताना है। मैं कमर्शियल इंपोर्टर हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दूंगा, मैं इवेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज दूंगा, मैं आईटी एक्सपोर्ट्स करूंगा, मैं करूंगा क्या। मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या करूंगा, ट्रेडिंग करूंगा तो ट्रेडिंग में क्या करूंगा, सर्विसेज दूंगा तो सर्विसेज में क्या करूंगा। ट्रेडिंग करूंगा तो मैं होलसेलर हूँ, क्या मैं रिटेलर हूँ, क्या मैं ट्रेडर हूँ, तो ये हमें पता होना चाहिए। और 2 लाइन का ऑब्जेक्ट क्लॉज आपको आप खुद लिख दें, ताकि कंसल्टेंट या आप खुद जब एफबीआर की पोर्टल या एसएससीपी की पोर्टल पे जाएं, तो आप रेलिवेंट चीज को सेलेक्ट करें। इसका बहुत बड़ा फर्क है। एक कंपनी है, वो प्रोटोटाइप बनाती है, हेलीकॉप्टर्स बनाती है। प्रोटोटाइप ये होता है एक डमी हेलीकॉप्टर है, लेट्स से एक डमी रेल है, ट्रैक। उनकी रजिस्ट्रेशन हुई, और उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराते हुए कह दिया यार सर्विसेज लिख दो, बस जान छुड़ाओ। उन्होंने सर्विसेज नहीं लिखना चाहिए था, वो तो सप्लाई करते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं, सप्लाई करते हैं। 2-3-4 साल गुजर गए, एसआरबी ने नोटिस कर दिया।
मैं आपको अहमियत बता रहा हूं कि अगर आप अपना नाम अपनी शनाख्त सही नहीं बताते तो बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। ये छोटी सी बात है। तो उन्होंने सर्विसेज लिख दिया, एसआरबी ने नोटिस कर दिया और उनकी वेबसाइट के बड़े बड़े इश्तिहार लगा दिए कि भाई आप तो सर्विसेज दे रहे हैं और आपकी टर्नओवर ये है और हमें तो कोई टैक्स दिया ही नहीं आपने। उन्हें फिर ये समझाया कि भाई ये तो प्रोटोटाइप बनाते हैं, ये सर्विसिंग नहीं है। पूरी सप्लाई कर रहे हैं गाड़ी, पूरी सप्लाई कर रहे हैं हेलीकॉप्टर की, खैर वो मसला हल हो गया लेकिन हैसल तो हो गई ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप के नाम क्या होगा, मेरा स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर पे आगे हम स्ट्रक्चर को भी कंक्लूड नहीं कर सकते, आगे करेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होगा ये हमें मालूम होना चाहिए। दूसरा, बिजनेस रजिस्ट्रेशन से मुराद ये कि आपका रेगुलेटर कौन है। आप अगर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका कोई रेगुलेटर नहीं है। अभी हम देखेंगे 1 मिनट में कंपनी बन जाएगी। आप पार्टनरशिप फर्म है तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म आपका रेगुलेटर है, कंपनी है तो एसईसीपी आपका रेगुलेटर है। लेकिन इन दोनों के पास भी आप जाएंगे तो मतलब हम ज्यादा ही लगा लें तो 1-2 हफ्ते में आपका सब काम हो जाता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपने करानी है, एनटीएन बनाना है, एसटीआरएन बनाना है, पीएसडब्ल्यू बनाना है। इसका मतलब क्या है, आप कंपनी बनाने जाएंगे जब तो आप एफबीआर के पास जाके रजिस्ट्रेशन कराएंगे। एफबीआर से पहले एक रेगुलेटर होता है, अभी हम देख लेंगे इसको, आगे हम देख लेंगे, बल्कि आगे ही बात कर लेंगे, अभी इसकी एग्जांपल मैंने बनाई है। आप बैंक अकाउंट खोलेंगे, बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे बस। और उसके बाद रिपोर्टिंग कंप्लायंसेस भी हम देख लेंगे कि आपको ऑडिट कराना है क्या कराना है, अभी हम देख लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, आसान सा फ्लो है, लॉजिकल फ्लो है। आप नाम रखें, सोचे मैंने क्या काम करना है, रेगुलेटर से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लें, एफबीआर से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और कस्टम पे रजिस्ट्रेशन करवाएं, बैंक अकाउंट खोलें, आप काम शुरू कर दें। और जो भी कंप्लायंसेस हैं वो आप करते रहिए, चाहे वो एसईसीपी की हो, चाहे स्टेट बैंक की हो, चाहे इनकम टैक्स की हो। अब मैंने उस 5 प्रोसेस को डाल, अब आप ये सोचें आप सब इंडिविजुअल है और आप यू ऑल जस्ट वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस टुमारो। क्या इसकी क्या फिजिबिलिटी कि क्या आप लोग कल काम शुरू कर सकते हैं, अभी हम इसको देखते हैं। हम शुरू कर रहे हैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, मतलब फर्द वाहिद का काम। इसको सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न भी कहते हैं, सोल प्रोप्राइटर भी कहते हैं। लेकिन कंपनी मत बोलें इसको, ये गलत है बोलना भाई हमारी, हाँ मेरी कंपनी, मेरी कंपनी नहीं है। अच्छा, मैं काम कर रहा हूं, मैंने कहा मैं इंपोर्ट्स करूँ, आई एम ए कमर्शियल इंपोर्टर, मैं ट्रेडिंग, मैं इंपोर्ट करूंगा और उसको एज इट इज बेच दूंगा विदाउट वैल्यू एडिशन। इसको कहते हैं कमर्शियल इंपोर्ट्स या इंपोर्ट्स करना। सेकंड स्टेप स्टेप में हमने देखें क्या कहा था कि हमारे पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन होनी है ना। तो देखिए यहाँ पे कोई रेगुलेटर नहीं है, नो, कहीं नहीं जाना आप, इधर ही बैठे। आपने सोचा मैं कमर्शियल इंपोर्टर हूं, मैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहा हूं, इनरोल ऑनलाइन, एनटीएन एसटीआरएन पीएसडब्ल्यू, यहीं बैठे, यहीं बैठ के आप एफबीआर की वेबसाइट पे लॉगिन आईडी बनाएं, एनटीएन अपना बना लें। और इस पे यूट्यूब पे बहुत अच्छी वीडियोस बनी है, आप घर बैठ के बना सकते हैं, या आप 5,000 रुपए किसी को भी कंसल्टेंट को दे दें, आपको बना देंगे। उसके बाद आपने एसटीआरएन लेना है। एनटीएन बनने के बाद एसटीआरएन को हम अलग से भी देखेंगे ये क्या है, क्योंकि कोई कह सकता है भाई सर्विसेज भी तो देते हैं वहां, तो दूसरा एनटीएन होता है सर्विसेज वाला, उसको हम देख लेते हैं। तो ये भी ऑनलाइन ही हो जाएगा। इसके लिए एक्चुअली में खर्चा आप जहन में रख लें, 10,000 रुपये रख लें, 8,000 रुपये रख लें, क्योंकि आप यहाँ से एप्लीकेशन मूव करेंगे, आप नॉन टेक्निकल है, ऐसा ना कुछ आप गलत कर दें, कुछ गलत टिक्स कर दें तो एक रेलेवेंट आदमी आपसे हार्डली जो है 10,000 रुपये शायद ले लेगा, हार्डली, मुश्किल से। आप एस टी आर एन बनिए और यही बन जाएगा बैठे बैठे। आप बोले यार, अब आजकल तो ऑनलाइन अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल है, जैसे बी फाइलर है, इसी तरह और लोग भी आ रहे हैं, आप उनको अभी फोन करें, बोले मुझे अभी चाहिए, एनटीएन भी चाहिए, एसटीआरएन भी चाहिए, पीएसडब्ल्यू भी चाहिए। बोले यार अभी थोड़ी, यार एक दिन तो दे दो। ठीक है भाई, कितने पैसे, बहुत रीजनेबल चार्ज करेंगे, आप ऑनलाइन उनको पैसे भेजें, अपनी चीजें भेजें, अगले दिन सारी चीजें आपके टेबल। तो एक दिन में, चले 2 दिन लगा लें, 3 लगा लें, मतलब कोई लंबा चक्कर नहीं है। आपका एनटीएन का मतलब है कि इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन हो, एसटीआरएन का मतलब है कि आपकी सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन होगी। ये क्यों करानी है, अगर आप इंपोर्टर हैं तो करानी है, क्योंकि हम इंपोर्टर की बात कर रहे हैं तो आपको करानी है। फिर एक अलग बात है कि अगर इंपोर्टर नहीं है, लोकल सप्लाई माल खरीद रहे हैं और आपका आइटम ऐसा है जिसपे सेल्स टैक्स लगता है तो फिर भी करानी है। हाँ, अगर आप एग्जेम्प्ट आइटम में डील करते हैं फिर नहीं करानी। फॉर एग्जाम्पल, आप चूजा खरीद के बेचते हैं, अंडा खरीद के बेचते हैं, तो ये एग्जेम्प्ट आइटम है, इस पे आपको नहीं करानी। सोलर पैनल आजकल एग्जेम्प्ट हुए, आप लोकल मार्केट से खरीद के बेच रहे हैं सोलर पैनल, तो आपको सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं करानी, क्योंकि उस पर सेल्स है ही नहीं।
आप पेंसिल बेच रहे हैं, आप किताब बेच रहे हैं, तो इस पे कोई मतलब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करानी है। उसके बाद जब एनटीएन बनेगा और एसटीआरएन बन जाएगा, एनटीएन जब बन जाएगा आप एनटीएन, एनटीएन बन के साथ ही आपका कंसल्टेंट कहेगा यार मैं नहीं काम कर सकता एसटीआरएन के लिए, वो यहाँ स्टकअप हो जाएगा। इसलिए आपका काम डिले क्यों हो जाएगा 2 दिन, क्योंकि वो कहेगा बैंक अकाउंट जल्दी से खोल के मुझे बैंक अकाउंट का नंबर दो, मैंने मेंशन करना है। तो अभी अभी आपको एनटीएन मिल जाएगा। हम सोच रहे थे नहीं फौरन बना लेंगे, नहीं फौरन नहीं होगा। एनटीएन आपने आज बना लिया, आप कल बैंकर के पास जाएं, सारे डिटेल्स दें, आजकल 1-2 दिन में। सनाउल्ला भाई कितने दिन में अकाउंट खुल जाता है आजकल? 2-3 दिन में खुल जाता है। 2-3 दिन में खुल गया, आप उसको अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट देंगे, एसटीआरएन और पीएचडब्ल्यू बन जाएगा आपका। काम शुरू कर दें, इंपोर्ट करें, फिर आगे जो भी बिजनेस के प्रोसेस है वो आप शुरू कर दें। उसके बाद आपने साल में एक दफा रिटर्न जमा करानी है और मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करानी है। ये मोटा मोटा आपका काम है बस। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में यही कुछ है। इसमें किसी का कोई सवाल है? वो अगली वर्कशॉप में करेंगे। अच्छा आप देखिए एओपी बिजनेस सेम चीज है, सेम चीज है, एओपी बिजनेस है। सिर्फ ये फर्क आया कि आपने भाई रजिस्ट्रार और फर्म के पास जाके रजिस्ट्रेशन करा लिया, और इसमें एक 2,000 रुपए की पार्टनरशिप डीड बनेगी, एक फॉर्म भरेंगे, आप जाएंगे वहां उनकी फीस देंगे, 5-10 हज़ार रुपए आप देंगे और रजिस्ट्रेशन बन जाएगी। आगे का सारा प्रोसेस सेम है, कोई तब्दीली नहीं है। और ये याद रख, ये भी बताऊं आपको, इंडिविजुअल बिजनेसमैन के और पार्टनरशिप बिजनेसमैन के टैक्स रेट्स भी एक ही है, कोई फर्क नहीं। अभी हम आगे देखेंगे। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से चैम्बर की बात नहीं हो रही, चैम्बर की बात नहीं, रजिस्टर। ये एओपी है। एओपी का मतलब पार्टनरशिप फर्म ऐसे बनेगी। हम क्या करेंगे, पहले स्टैम्प पेपर जाके ले लेते थे कैश से। अब उन्होंने कहा नहीं भाई, घर बैठ के तुम ऑनलाइन अप्लाई किया करो, हम कैश नहीं लेंगे। तो यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहां जाके आप 2,000 रुपए के स्टैम्प पेपर की रिक्वेस्ट डालें, चालान पे करें। जैसे ही चालान पे करेंगे वह 2,000 का स्टैम्प पेपर आपको दे देगा। और पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेट आपके पास बना बनाया मौजूद होता है, आप मुझसे ले लें, किसी से भी ले लें। आप उसमें तब्दीली करें, अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करें, उसको प्रिंट करें, नोटराइज कराएं, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को दे दें, वो आपको सर्टिफिकेट इशू कर दें कि भाई आप ये एओपी बन गए। आपके दिन में अगर ये सवाल आ रहा है कि ये एक एओपी सेपरेट लीगल एंटिटी है, नो, तो आप बोलेंगे फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का फायदा क्या हुआ? फायदा सिर्फ ये होता है कि अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म किसी पर केस नहीं कर सकती, ना उस पर कोई केस कर सकता है। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म ये करती है कि केस कर सकती है, लेकिन लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स ऑलवेज अनलिमिटेड रहेगी। और अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म अगर आपने बनानी है तो बैंक्स उसको रेकमेंड नहीं करते, डिस्करेज करते हैं, लेकिन आसान है। आप अभी दो प्रिंटर लाएं, 2,000 का स्टैम्प पेपर प्रिंट करें और बैंकर के पास चले जाएं और एनटीएन पहले बना लें, ऑनलाइन ही बन जाएगा। एनटीएन बनाएं और पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाएं, बैंकर को बोले अकाउंट खोले, काम शुरू करें। और अगर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन लेनी है तो आप ले लें, और इंपोर्ट कर रहे हैं तो पीएसडब्ल्यू ले लें, अदरवाइज कुछ और नहीं करना। तो सेम प्रोसेस है मोर और लेस। तो यहाँ पे हमने बात कर ली रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म और अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, दोनों में लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, आगे रिकैप भी हो जाएगा। लेकिन उसका फायदा ये कि कोर्ट वोट में जो केसेस की हैंडलिंग आसान हो जाती है। लेकिन कोर्ट में फिर भी आप केस कर सकते हैं, लेकिन वो पार्टनर के नाम से फिर होता है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। अच्छा अब आप कंपनी के केस में आ जाए, सारा सेम प्रोसेस, नो प्रॉब्लम, मतलब कोई नई चीज नहीं है, सिवाय क्या हुआ, रेगुलेटर चेंज हो गया। यहाँ पे आप काम नाम तजवीज करेंगे लिमिटेड कंपनी का, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। यहाँ आपको वकील लाजमी रखना चाहिए, उसे पता है मेमोरेंडम में क्या लिखना है, आर्टिकल में क्या लिखना है। वो भी बने बनाए होते हैं, लेकिन वो जरा मतलब जरा इस तरह ड्राफ्टिंग कर देते हैं कि अगर कल को आपने और भी कुछ काम करना है वो भी इसमें कवर कर देते हैं। ऑथराइज कैपिटल क्या होना चाहिए, और भी दीगर कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं, यहाँ इसको कॉर्पोरेट वाले कर लेते हैं। इसकी भी आप बनाने जाएंगे, मैंने देखी यहाँ पे लिखी हुई है इसकी फीस, सब में लिखी हुई, यहाँ पे भी लिखा है कि ये मैंने 2 वीक्स जो लिखा है मैक्सिमम टाइम लिख दिया मैंने, 2 वीक्स और 30,000, 35,000, 40,000 या 25,000, एक मैंने मीन लिख दिया। यहाँ पे आपकी कंपनी बन जाएगी। आप क्या करते हैं, सॉरी ये यहाँ पे थे हम, एससीसीपी के पास आप जाके रजिस्टर कराते हैं। और मजे की बात ये है कि एससीसीपी के पास आप जाएंगे तो एओपी में तो रजिस्ट्रेशन में शायद कुछ पैसे देने पड़ जाएंगे आपको ऊपर के, कोई पैसे नहीं देने, अभी यहाँ बैठ के आप रजिस्टर करा लेंगे।
कोई ऑब्जेक्शन आ गया तो अलग बात है, आप उसको रिस्पॉन्स करेंगे, आपका नाम गलत है, आपने नाम कुछ ऐसा रख लिया जो पहले ही कंपनी का था, या वो मतलब उसकी कोई रिजेम्बलेंस बन रही है किसी और एग्जिस्टिंग बिजनेस से। अदरवाइज एसईसीपी ने इसको इतना आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया कि आप वन डे सेम डे में कंपनी बना सकते हैं। और अपने सिस्टम्स को बैंक से भी इंटीग्रेट करा दिए। पहले बैंक कहते थे लाओ भाई सर्टिफाइड ट्रू कॉपी लाओ, ये लाओ वो लाओ, उसको बोलो भाई आपको एक्सेस है, आप देख लो यार, ये मेरा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, आप खुद देख लो एसईसीपी से। तो एसईसीपी बैंक से लिंक हुआ हुआ है, तो बैंकर खुद उसको वेरीफाई कर लेते हैं। लेकिन फिर भी बैंकर मांगता है तो उसको ठीक है हम दे देते हैं। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी के लिए पहले अप्लाई करते थे, फिर राइडर को चालान देते थे, वो जाके लाइन में लगता था, वो उसको 5 रुपए वाले स्टिकर भी देते थे, कहते थूक लगाओ इसको चिपकाओ यहाँ पे, और फिर वो ठप्पा नो, यहाँ से सर्टिफाइड ट्रू कॉपी निकालें, 400 रुपए की फीस भरें, अगले ही लम्हे आपके पास ईमेल आएगी, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी डाउनलोड कर ले, डिजिटल सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, 1 महीने के लिए वो वैलिड होती है बस। तो ये यानी अब तक मैं आपको बार बार ये बताना चाह रहा हूँ कि 1 2 हफ्ता 3 हफ्ता बहुत सफिशिएंट है। जाहिर है आपके पास काम भी होगा तो आप क्लाइंट को फौरन तो नहीं करेंगे ना, जाहिर है उसको कहेंगे, और क्लाइंट भी हैं अपने हिसाब से, जाहिर है आप टाइम लेंगे, आप चीजें देखेंगे, 2 3 वीक्स के अंदर आपकी ये चीजें बन जाती हैं। इसमें इसमें क्या है कि ऑडिट कराना है आप। अभी तक हमने इंडिविजुअल और एओपी में कहा था ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, या हमने बात की कि देखें आपको ऑडिट कराना होता है अपनी बुक्स का, बाकी रिटर्न जमा करानी है, मंथली सेल्स रिटर्न जमा करानी है, और एक चीज इजाफी है, स्टेट्यूटरी रिटर्न्स, क्योंकि आपका रेगुलेटर एसईसीपी है, तो वो भी कुछ रिटर्न आपसे कहता है मुझे जमा कराया करो। कोई डायरेक्टर फौत हो गया, कोई शेयर्स आपने बेच दिए, कोई कोई ट्रांसफर शेयर हो गए, कोई लिक्विडेशन हो गई है, कोई डायरेक्टर रिजाइन करके चला गया है, आपका ऑडिटर कौन है, आपका लीगल एडवाइजर कौन है, आपका कंपनी सेक्रेटरी कौन है, तो इसके बारे में हमें बताया करें। इसकी भी हैंडलिंग के लिए आपको कॉर्पोरेट कंसल्टेंट मिल जाते हैं, जो कि पूरे साल में आपसे 15,000 रुपए की रिटेनरशिप लेंगे वन टाइम, और अभी आपका सारा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपकी कोई बड़ी फीस इन्वॉल्व नहीं है। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने आपको शुरू में बताया कि आज का जो सेशन है ना, दिस इज नॉट अ टेक्निकल सेशन। आप अपने जहन में 2 बातें लेके बैठे। नंबर 1, ये बात आप लेके बैठेंगे कि आप पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहते हैं और आपको नहीं पता क्या करना, कैसे करना है, मैं क्या करूं, कैसे बिजनेस कर सकता हूं। नंबर 1। लेकिन अगर आप कंसल्टेंट हैं, बहुत सारे लोग कंसल्टेंट हैं, काम कर रहे हैं, जैसे साकिब भाई हैं या इस्माइल भाई हैं या मेहर भाई हैं, तो आप ये सोचें कि आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आपने उसको ये बताना है कि क्लाइंट आ गया कि मैंने बिजनेस करना है, मैं क्या करूं, मुझे टैक्स किस बिजनेस में कम लगेगा, और मेरा ये टाइप ऑफ बिजनेस है, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये जहन में रखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बिजनेस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से मतलब ये कि कौन कौन से कितने तरह के बिजनेस स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं हमारे पास पाकिस्तान में काम करने के लिए, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, और टैक्सेशन, उसमें टैक्सेशन क्या है। बहुत बड़ा मसला सुन ले, बहुत बड़ा मसला। हमने अभी तक जहन बनाया, जहन बनाने के बाद अब 2 3 अहम बातों को डिस्कस करके खत्म कर देंगे। अब तक की सिचुएशन ये है कि भाई काम करना और मतलब रजिस्ट्रेशन करना, इनकॉर्पोरेशन करना कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई ज्यादा पैसे नहीं लगते, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, खुलासा ये अब तक की स्लाइड्स का। अब बहुत बड़ा मसला ये सुन लें कि ये पहले डिस्कस हो चुका है, लेकिन अब मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। आपके पास जब तक पाकिस्तान में एसएमसी नहीं थी, सिंगल मेंबर कंपनी नहीं थी, और शकील भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे वहां बैठे हुए ऐसे, बहुत अरसे के बाद आए। तो शकील भाई की एक वेलनेस कंपनी थी, और इन्होंने खातून की सर्जरी खराब कर दी, और इन पे उन्होंने केस कर दिया। 1 करोड़ रुपए इन्होंने इन्होंने बड़ी मुश्किल से अदा किए, और करने पड़े इनको, क्योंकि खातून ने कहा मुझे पता है इसको तो विरासत भी मिली है, मुझे पता है इसके पास गाड़ी भी है, मुझे पता है इसकी वेल्थ के अंदर मैंने निकलवाई है, जैसे कैसे उसने साबित कर दिया इसके पास पैसे हैं। एसईसीपी आ गया, बोल रहा है भाई शकील भाई आप तो बड़े परेशान हो गए, ऐसा करो आओ मेरे पास आओ, सिंगल मेंबर कंपनी बनाओ, आधे घंटे में बना दो। और व्हाट अमाउंट, the amount you will contribute as capital in that SMC, you will be responsible to that extent, to the losses, to the risks, to the exposure। तो कहा ठीक है। अगली खातून दोबारा आई, स्टोरी इसलिए बना रहा हूं ताकि याद है। अगली खातून आई, अकाउंटेंट ने कहा सर इनवाइस करनी। ओ भाई प्रोप्राइटरशिप से नहीं करना खुदा के लिए, ये दोबारा घर बिक जाएगा, एसएमसी से करना, एसएमसी से, इसकी बिल इसका परचेज सब कुछ एसएमसी से बनाओ। उनका चेहरा भी इन्होंने खराब कर दिया।
उन्होंने भी 1 करोड़ का वो कर दिया। अदालत ने कहा, इन्होंने कहा सर एसएमसी में तो 20 लाख पड़े हैं, ये ले ले, मैं बंद कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, 20 लाख है। तो बच गए ना इनके एसेट्स। तो इसको आप कहेंगे, और आप सर्च कीजिएगा इसको जाकर इंटरनेट पे, इस चीज को आपको बड़े बड़े केस मिलेंगे। तो आपको काम करना है ना, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में कभी भी काम नहीं करें। अभी आ जाएंगे आगे, ये एससीसीपी से बनेगी, आगे आऊंगा, अभी मैं आगे आऊंगा ना, अभी आगे आऊंगा। तो ये एससीसीपी से बनेगी, ये रेगुलेटेड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा होंगी, ऑडिट होगा, सब कुछ होगा। लेकिन इसमें काम करें ना, आपका कितना एक्सपोजर बच गया, आपका रिस्क लिमिटेड हो गया अप टू द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड एज कैपिटल। अच्छा, सेम सिचुएशन हुआ था, मैं और शकील पार्टनर थे, रजिस्टर्ड फर्म चला रहे थे, हमारा भी सब कुछ बिक गया। एससीसीपी ने कहा भाई रुक जाओ, ठहरो तुम, अगली जो खातून आएगी ना उसको एलएलपी से डील करना। एससीसीपी ने कहा मैं एक तुम्हें ऐसी चीज दे रही हूँ, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म होगी, पार्टनरशिप फर्म, लेकिन इसमें एट्रीब्यूट्स कंपनी वाले होंगे। तुम्हारी जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगी, 1 मिनट रह गया इसमें, दोबारा हम कर लेंगे। जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगी, बस टू दैट एक्सटेंट यू विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द एक्सपोजर ऑफ रिस्क, या जो प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट हुए हैं, आपके पर्सनल एसेट स्टेक पे नहीं जाएंगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बिजनेस को अब हमने कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब देखें इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। हमने कहा कि नहीं यार ठीक है, कोई बात नहीं, रेगुलेटर आ गया तो क्या हुआ, चलो हम काम ही कर लेंगे ना, अकाउंटेंट हमारा मेहनत कर लेगा, चीजें भी ऑडिट हो जाए करेंगी, थोड़ा खर्चा ही हो जाएगा ना, 50 लाख रुपए, 50,000 रुपए का, लाख रुपए का ऑडिटर को देने पड़ जाएंगे, एक अच्छा अकाउंटेंट रखना पड़ जाएगा, और क्या होगा। तो हमने कहा ठीक है यार, हमने बात मान ली, और अब हम पहली स्लाइड याद है आपको, पहली स्लाइड पे यहाँ हमने लिखा हुआ था इंडिविजुअल, और यहाँ लिखा था प्रोप्राइटरशिप, और यहाँ हमने लिखा था पार्ट एओपी, और यहाँ लिखा था पार्टनरशिप, और ये तो सेम है। तो अब हमने क्या किया, इसको एसएमसी कर दिया और इंडिविजुअल को खत्म कर दिया। तो अब हमने कहा यार इंडिविजुअल को खत्म करें भाई, हम एसएमसी पे काम करें। कितना बड़ा एक्सपोजर है ना, आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो गई। अब इसके अंदर क्या होगा, अब सवाल ये होगा, एक डायरेक्टर होगा, शकील भाई है तो शकील भाई को, ये प्रॉपर कंपनी ही है, और वहां शकील भाई की डेजिग्नेशन होगी शकील अहमद डायरेक्टर। और अब जेन में सवाल आएगा कि भाई फिर ये मतलब अल्लाह ना करे इनका दिल नहीं कर रहा काम करने का, यानी मैं डायरेक्टर हूँ, मैं मर गया, फिर क्या होगा। शकील बोलेगा यार अभी तो जवानी है, शादी भी अभी करीब वरीब हुई है, अब मारने वाली मिसाल दे। तो एक नॉमिनी डायरेक्टर बनाएंगे आप, जो आपका ब्लड रिलेटिव होगा। अभी आपसे बात हो रही थी कैटल फार्मिंग वाले की, उनका एक ब्लड रिलेटिव नॉमिनी डायरेक्टर होगा। वो क्यों होगा, अल्लाह ना करे फौत हो जाते हैं आप, तो नॉमिनी डायरेक्टर आपकी कंपनी के अफेयर्स देखेगा, आपके लीगल हायर्स उसके पास आएंगे, वो बिजनेस उनको ट्रांसफर हो जाएगा, चलता रहेगा। इसको कहते हैं परपीचुअल सक्सेशन। ये दूसरा एट्रीब्यूट है जो आपको मिल गया, लायबिलिटी भी लिमिटेड हो गई और परपीचुअल सक्सेशन भी हो गई। आप सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होगा, एक ही आदमी साइन कर, मैं ही साइन कर रहा हूं, मेरे अलावा कोई साइन, हाथ पे भी रख दिया, मेरे अलावा कोई साइन ही नहीं कर सकता। सारे बैंकों में मेरे साइन चलते हैं, कोई नहीं साइन कर सकता। इंपोर्टर भी मुझे जानता है, मेरा इंतकाल हुआ, मेरा बच्चा आगे एकदम नहीं संभाल सकता चीजें, नहीं कर सकता वो। परपीचुअल सक्सेशन ही नहीं है। एसएमसी होगी तो मेरा बेटा आएगा, आगे बैठ जाएगा, नॉमिनी डायरेक्टर को बोलेगा, नॉमिनी डायरेक्टर मेरा अब्बा है, मेरे अब्बा को आगे कहेगा मैं तो इसका लीगल आया हूँ, ठीक है आप भी हो लेकिन मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। वो कहेंगे ठीक है तुम करो, मैं नॉमिनी हूं, तुम काम करो। इसको कहते हैं परपीचुअल सक्सेशन। मेरे मरने से, मेरे बीमार होने से, मेरा दिमाग खराब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलेगी। इसको कहते हैं परपीचुअल सक्सेशन। तो आप देखें कितना जबरदस्त एलिमेंट आपको उन्होंने दे दिया एसएमसी में। और यही काम एलएलपी में भी किया उन्होंने। एलएलपी में हम लोग डायरेक्टर्स होंगे, सॉरी पार्टनर्स होंगे, जस्ट लाइक डायरेक्टर्स इन कंपनी, यहाँ हम कहेंगे पार्टनर्स। पार्टनर्स एलएलपी के, पार्टनरशिप फर्म के भी, यहाँ पार्टनरशिप फर्म नहीं कहेंगे, एलएलपी कहेंगे। एलएलपी के भी एजेंट्स, एजेंट्स हैं, और आपस में एक दूसरे के भी एजेंट्स हैं। एलएलपी के बिहाफ पे काम करेंगे, एलएलपी की अपनी सील होगी, अपना साइन होगा, जैसे कि एसएमसी का अपना साइन और सील होगी। और इसमें भी परपीचुअल सक्सेशन है, मजा है, शाबाश शरीफ का। ठीक है। और कंपनी का तो आपको पता है, उसमें तो वैसे ही पहले से ही परपीचुअल सक्सेशन थी। ठीक है। और हाँ, और लिमिटेड लाइबिलिटी थी। तब हुआ, कोई भी बैठ सकता है जो उसके लीगल हायर्स होंगे, बेटी हो सकती है, वालदा हो सकती है, वालिद हो सकते हैं, चचा हो सकता है। तो हाँ, अब देखें क्या हुआ जी।
वो लीगल हायर नहीं चलाना चाहते तो ठीक है, मतलब एक ऑप्शन मौजूद है। जो नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस होता है उसके अंदर रेजोल्यूशन एट विल होती है, या अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि ये 3 साल तक चलेगी, या अगर भाई मेरा दिमाग खराब हुआ बस मैं बंद ही करूंगा, मैं तुम्हें भी नहीं करने दूंगा, मसले मसाइल है। ऐसा भी होता है भाई ठीक है हम यार बंद कर दें, हाँ ठीक है बंद कर दें। या कोई प्रॉब्लम हो गया कोर्ट के ऑर्डर से बंद हो गई, या यार ये हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम दोनों कंपनीज मिलके 2 साल के लिए हमारे प्रोजेक्ट है, एओपी हमने बना ली। परपीचुअल सक्सेशन इस सेंस में हो सकती है कि ठीक है हम काम कर रहे थे, हमारे बेटों ने उसको चलाते रहे चला, लेकिन कॉर्पोरेट कवरेज तो नहीं है ना। यहाँ परपीचुअल सक्सेशन है विद कॉर्पोरेट कवरेज, कि वहां ये ऑप्शन अवेलेबल है, वहां ये रोड मैप मौजूद है। यहाँ तो अगर वालिद साहब ने काम किया था, फिर बच्चे आ गए, उनके बच्चे आगे होता हुआ हो फिर ठीक है। वरना प्रॉब्लम्स कितने होते हैं, बच्चे आए थे तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कितने बिजनेस अलग हो जाते हैं। यहाँ उनके शेयर्स होंगे, यहाँ लड़ाई कर लो भाई ये शेयर्स है, मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ है, उसका 25% शेयर था, मैं 25% का मालिक हूँ एलएलपी में। आप नहीं कुछ कर सकते, आपको प्रॉब्लम हो रही है मेरे को बेचो और जाओ। अगर मुझसे प्रॉब्लम हो रही है मैं इतने का बेच रहा हूँ, मुझसे लो, खरीदो। ट्रांसफरेबिलिटी है वहां पे शेयर्स की, आपके शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी है वहां। क्लियर है। तो अब हमने कहा भाई ये स्ट्रक्चर, अब शुरू कहाँ से हुए थे, अब यहाँ यहाँ पे हम पहुंच गए। आई थिंक ये तो 10 पे आ गए, 2-3 स्लाइड्स रह गई हैं। अच्छा, ये इस बात का ताल्लुक जो है ना, हमारी शुरू की रजिस्ट्रेशन से है, लेकिन मैं इसको अलग से बताना चाह रहा था यहाँ पर, ताकि कुछ खास चीजों का अलग बता दिया जाए। जब आप रजिस्ट्रेशन कराने गए ना तो एनटीएन तो फौरन बन गया, एनटीएन होता है तो आप रिटर्न जमा करा देते। लेकिन मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट ये है, बाहर मुल्क में कहते हैं वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, हमारे मुल्क में कहते हैं सेल्स टैक्स। ये क्या होता है, आप कुछ भी लेने जाते हैं, कुछ भी लेने जाते हैं तो उस पर एक सेल्स टैक्स लगा हुआ होता है, और वो किसका बर्डन होता है, कस्टमर का बर्डन होता है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लें क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इंपोर्टर हूँ, मैंने एक ग्लास मंगाया, कस्टम स्टेज पे एक एक्स अमाउंट मुझसे गवर्नमेंट ने ले लिया, ये मेरे डिस्ट्रीब्यूटर है, मेरे 100 रुपए का माल था, 18 रुपए मैंने 20 रुपए लेट से इम्पोर्ट स्टेज पे दे दिया, 120 रुपए हो गए। मैंने इनको 100 वाली चीज 200 की दे दी, तो मेरा सेल्स टैक्स आया लेट से 30 रुपए। तो मैंने इनसे 230 रुपए ले लिए, तो 30 रुपए में से अपने पैसे माइनस करके रिमेनिंग गवर्नमेंट को दे दिया। तो क्या मेरा सेल्स टैक्स मेरा बर्डन हुआ? मेरा बर्डन नहीं हुआ, मैंने तो रिकवर कर लिया इनसे। ये होलसेलर से रिकवर करेंगे, वो रिटेलर से रिकवर करेगा, रिटेलर एंड कंज्यूमर से करेगा। तो याद रखें, इसीलिए कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। सेल्स टैक्स जो है थोड़ा, सेल्स टैक्स जो है, सेल्स टैक्स वो कंज्यूमर का बर्डन है, कंज्यूमर का बर्डन है। हाँ, बिजनेसमैन फिर क्यों चीखते हैं, उनको प्रॉब्लम कुछ और है। एक उनको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है कि यार पैसे हैं, मतलब मैंने सेल कर दी, सेल्स टैक्स तो पे करना है ना, कस्टमर तो 60 दिन बाद पैसे देगा, सेल्स टैक्स तो पे करना है। तो उनको वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम आ जाती है कि यार पेमेंट तो मैंने अभी करनी है ना, इस महीने में करनी है, नंबर वन। नंबर टू ये होता है, बाज औकात आप काम करना चाहते हैं, सामने वाली पार्टी कह रही है मैं सेल्स टैक्स दे ही नहीं रही भाई, और आप चाहते हैं मैं बिजनेस करूं, कह रही है मैं कैश, मतलब 2 नंबर तरीका है, और मतलब वो इकोनॉमी क्योंकि डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो आप मजबूर होते हैं, आप कहते हैं यार क्या करें, चलो यार अब सेल्स टैक्स बेयर करें या कुछ करें, बहरहाल उसमें ये प्रॉब्लम्स आती है बिजनेसमैन को। अच्छा, अब सेल्स टैक्स भी दो तरह के, सेल्स टैक्स दो तरह के जी। सेल्स टैक्स में इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैंने कहा बताऊं आपको अलग से। सेल्स टैक्स में इंपॉर्टेंट बात ये है, ये अब्दुल रहीम भाई है ना, इनका मॉडल समझें कंपनी का, फिर समझ आ जाएगा। अब्दुल रहीम बताएं आपकी कंपनी क्या करती है, सर्विस गुड्स दोनों का बताइएगा। हम आपकी कैश का और कंसल्टिंग, हम जो चीज कर रहे थे वो भी मैनेजर सिस्टम है, सप्लाई भी कर रहे थे आइटम और भी इंस्टॉल भी करके दे रहे थे। इसमें दोनों चीजें कवर हो जाती हैं, आपकी गुड्स की सप्लाई और सर्विस, हम दोनों में रजिस्टर हम्म। एसएससी की रजिस्टर वो तो रेगुलेटर है, और उसके अलावा एफबीआर में जीएसटी एंड स्टार्टिंग फॉर अब अब एक नंबर इसमें दो एक अभी अभी हाँ, पहले हम ये स्ट्रक्चर समझ लें, फिर उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए इनकी कंपनी क्या कर रही है, गुड्स भी दे रही है जिस पे सेल्स टैक्स लगता है। अच्छा, ये बहस की किस पे लगता है किसी ने हमारा यार डिस्कशन नहीं। ऐसी गुड्स दे रही है जिसपे सेल्स टैक्स लगता है, और ऐसी सर्विसेज दे रही है जिसपे सेल्स टैक्स लगता है। तो गुड्स के केस में फेडरेशन कहती है कि गुड्स पे सेल्स टैक्स मेरा हक है,
उन्होंने अपना एक कलेक्टिंग अथॉरिटी बनाई है, एफबीआर। सर्विसेज में सेल्स टैक्स प्रोविंस कहता है मेरा हक है, उन्होंने अपनी रेगुलेटरी बनाई है, एसआरबी पाकिस्तान सिंध में, पीआरए पंजाब रेगुलेटरी अथॉरिटी पंजाब में, इसी तरह केपी के रेगुलेटरी अथॉरिटी और बलूचिस्तान रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो अब जैसे अब्दुल रहीम भाई, सना भाई ने जैसे बात की, सना भाई सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं लार्क प्राइवेट लिमिटेड से। तो लार्क क्या करते हैं, आपसे दो अलग अलग एग्रीमेंट करते हैं, एक सप्लाई का और एक सर्विस का। सप्लाई की जो इनवाइस करते हैं आपको सेल्स टैक्स चार्ज करके एफबीआर को जमा कराते हैं, और एफबीआर में एफसीआरएन मौजूद है, वहां सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है। लेकिन जो इंस्टॉलेशन की सर्विसेज के पैसे आपसे लेंगे उसकी अलग इनवाइस करेंगे, वो एसआरबी की इनवाइस होगी, और उसमें आपसे सिंध सर्विस सेल्स टैक्स लिया जाएगा, और वो ये अपने अकाउंटेंट को देंगे, वो एसआरबी की रिटर्न में डाल के एसआरबी को पैसे जमा कराएंगे। ये क्लैरिटी हो गई। अब कोई सिर्फ गुड्स बेच रहा है तो उसे एसआरबी में नहीं जाना, और कोई सर्विसेज कर रहा है तो उसे एफबीआर में नहीं जाना, फॉर सेल्स टैक्स पर्पस। तो इसको बताने का ये पर्पस था। तो आपका क्लाइंट या आप खुद हैं तो ये देखेंगे कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझे एक पार्टनरशिप फर्म का कहा है बंदे ने रजिस्टर कराने के लिए। मैंने कहा क्या करेंगे, कह रहे हैं हम इवेंट मैनेजमेंट करेंगे। क्या करेंगे, इवेंट मैनेजमेंट। तो आप क्या करेंगे, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स की किताब में देखें, सेकंड स्केड्यूल में, क्या इवेंट मैनेजमेंट टैक्सेबल सर्विस है। अगर है तो बोले भाई तुम्हारी एसआरपी में भी से रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, अगर नहीं है तो उसको नहीं करानी पड़ेगी। अच्छा, इसको मैं क्विकली कर देता हूँ यार, इसको खत्म कर दें। अभी तक जो पढ़ा ना ये उसका रिकैप है, अभी तक जो पढ़ा उसका रिकैप है। ये देखिए, रेगुलेटर प्रोप्राइटरशिप में कौन है, कोई भी नहीं है। एओपी में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है लेकिन बराए नाम है, मतलब ये इनकॉर्पोरेशन वाले दिन इससे मुलाकात और मुसाफा होता है, उसके बाद नहीं होता। या अगर डेजोल्यूशन हो रही है तो उस वक्त हम अपडेट करा लेते हैं। एसईसीपी एसईसीपी एसईसीपी, एलएलपी हो, एसएमसी हो या पीवीटी हो, एसईसीपी है। लाइबिलिटी अनलिमिटेड अनलिमिटेड लिमिटेड लिमिटेड लिमिटेड, सोल प्रोप्राइटर के केस में और एओपी के केस में। आप जेन में ले आए, वो जो हमारा वेलनेस सेंटर था एओपी में, मेरा और शकील भाई का, और शकील भाई वाला अनलिमिटेड था। और एसएमसी और एलएलपी और पीवीटी में लिमिटेड है। और ये देखें, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, ना आपकी प्रोप्राइटरशिप ना आपकी एओपी, बाकी तीनों सेपरेट लीगल एंटिटीज होती हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है आपकी। अच्छा, अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, प्रोप्राइटरशिप में तो एक ही होगा ना, जाहिर है एक आदमी की है तो एक ही होगा। एओपी में दो लोग होने चाहिए कम से कम। एसएमसी में एक ही होगा डायरेक्टर। एलएलपी में दो होने चाहिए कम से कम, दो से ज्यादा कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। वो देखिए नीचे लिखा है नो लिमिट, ये रहा नो लिमिट। जबकि जो एओपी है ना, जो अनरजिस्टर्ड एओपी है, उसमें 20 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, 20 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। और एसएमसी में मैक्सिमम एक ही होगा आदमी। और कंपनी के केस में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में 50 डायरेक्टर हो सकते हैं, इससे ज्यादा होंगे तो फिर उसको पब्लिक होना पड़ेगा, उसको रजिस्टर होना पड़ेगा। ये हमने कंक्लूड कर दिया, जो बात हमने पढ़ी थी। आप टेबल वैसे भी देखेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद परपीचुअल सक्सेशन, नो नो, यस यस यस, ये हम बहुत डिटेल में हमने बात की। ऑडिट, नो नो, यस यस यस। जहां यस यस लिखा है ना, टू सम एक्सटेंट नहीं भी कराना पड़ता, लेकिन हमने यस यस यहाँ इसलिए लिख दिया। इनकम टैक्स में तो लिखा है कोई भी कंपनी ऑडिट कराएगी, तो भले एसएससीबी में नहीं भी लिखा हुआ, ऑडिटर अपॉइंट नहीं भी करना 1 मिलियन वाली कंपनी को या 3 मिलियन वाली कंपनी जो भी उसमें है, तो 3 मिलियन से नीचे आपको ऑडिटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती आई थिंक। तो और 7.5 मिलियन पे आपको सीप में अकाउंट जमा नहीं कराने होते। वो एक डिटेल बहस है, हम नहीं वहां जा रहे। हम एक जनरली बात कर रहे हैं कि आप कंपनी है तो भाई आपने ऑडिट कराना। क्यों, इनकम टैक्स वाले ने तो लिखा है ना कि ऑडिटेड अकाउंट मुझे देंगे। आपके जहन में सवाल पैदा होना चाहिए, एलएलपी तो कंपनी नहीं है, एलएलपी तो पार्टनरशिप फॉर्म है भाई, पार्टनरशिप का ऑल्टरनेट है। लेकिन एलएलपी के एक्ट में ये लिखा है कि एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज ए बॉडी कॉर्पोरेट, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कंपनी की डेफिनेशन में बॉडी कॉर्पोरेट को जमा कर दिया गया है। तो लिहाजा एलएलपी भी एक्चुअल में कंपनी ही की शक्ल है, तभी तो उसमें लिमिटेड लायबिलिटी है, और तभी तो परपेचुअल सक्सेशन है। ठीक है। और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, मतलब कोई जरूरी नहीं है आप 1 लाख होगा तो बिजनेस शुरू करेंगे या 10 लाख होगा तो बिजनेस शुरू करेंगे। आपके पास टका भी नहीं है आप काम शुरू कर दें, जरूरी नहीं है कैपिटल बिजनेस में आपने डालना है। फॉर एग्जाम्पल सनाउल्लाह कंपनी खोलते हैं, उधार पे लेते हैं, उधार पे बेचते हैं, प्रॉफिट एक्यूमुलेट हो रहा होगा,
अच्छा, आपके जहन में सवाल आ सकता है, नहीं नहीं वो तो ऑथराइज कैपिटल रखना होता है लिमिटेड कंपनी में, कि भाई वो टैक्स भी देते हैं और वो शेयर कैपिटल, वो सिर्फ इसलिए होता है ऑथराइज कैपिटल के हाउ मच मनी आई कैन इंजेक्ट इनटू द कंपनी, का ये मतलब नहीं है मैंने आज डालना है। आप ऑथराइज कैपिटल 1 करोड़ रख लें और शेयर कैपिटल 1,000 रुपए का रख लें, क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए कोई मिनिमम खास रिक्वायरमेंट नहीं है मिनिमम कैपिटल की। अच्छा, ये कैसे पता चलता है बिजनेस में कितना पैसा डालना है? आप देख लें आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है या प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, उतना पैसा आपने रखना होता है और उसी को देखते हुए आप ऑथराइज कैपिटल अपना सेट करते हैं, या रख दें, इनहेंस करा सकते हैं आप। हाँ, उसके लिए आपको फीस देनी होती है, जितना ऑथराइज कैपिटल ज्यादा होता है एसईसीपी एक फीस लेता है उस पर। मतलब अगर आप 50 लाख रुपए रखते हैं तो 35-40 हजार रुपए फीस होती है। उससे ऊपर कैपिटल की मद में आप पैसे नहीं डाल सकते, कंपनी को लोन दे देना। ये लास्ट स्लाइड है हमारी। अच्छा, सबसे पहले आपने साल में एक दफा इनकम टैक्स रिटर्न जमा करानी, मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करानी, क्वार्टरली एडवांस टैक्स नोटिस हैंडल करना है, हर क्वार्टर में आता है। साल में लाजमी मॉनिटरिंग ऑफ टैक्सेस भुगतना है। मॉनिटरिंग ऑफ टैक्सेस क्या है, अभी बताता हूं। साल में ऑडिट और असेसमेंट के नाम पर कुछ ना कुछ और जरूर आएगा। आप ऑडिट की सिलेक्शन 4 साल में एक दफा हो सकती है, उसकी टेक्निकलिटी है कि 4 साल का क्या मतलब है, उस बहस में नहीं जा रहे, लेकिन 4 साल में एक दफा ऑडिट होगा। अगर ये क्यों हो रहा है यार, ये टंग टंग बार, ये खैर पर चलो छोड़ो। अच्छा, फिर अगर आपको ऑडिट नहीं हो रहा, कुछ और नोटिस आ जाएगा आपको। 122(5) एक नोटिस होता है, अभी हम उसकी तफसील में नहीं जा रहे। 125 होता है या 111 होती है, वगैरह वगैरह, आपका ऑडिट आ ही जाएगा। क्वार्टरली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट आपको बनानी पड़ेगी हर क्वार्टर पे, और ये एनुअल भी है, मैं एनुअल लिखना भूल गया। आपको PSIDs हर रोज बनानी है अपनी पेमेंट्स की। फिर आ जाए विदहोल्डिंग एजेंट, ये बहुत अहम चीज है, अभी आएगी। अभी जितना आपने पढ़ा वो एक तरफ, हो रही है एक तरफ, ये आप लोगों का इंटरेस्ट बन जाता है। विदहोल्डिंग एजेंट का मतलब ये है, आसान, हम अगर जिसने भी मुलाजमत की उसको पता है पूरे पैसे नहीं मिलते, एम्प्लॉयर टैक्स काट लेते हैं। तो एम्प्लॉयर कौन है? विदहोल्डिंग एजेंट। अगर आप लोगों ने चीज बेची है तो आपको पूरे पैसे कंपनी नहीं देती, टैक्स विदहोल्ड करके देती है, तो विदहोल्डिंग एजेंट है, ये कॉन्सेप्ट। तो अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट है ना, तो आपकी तो जिंदगी अजाब है। जिस भी बंदे को पेमेंट करनी है आपने उसका टैक्स काट, और इतने पूरी किताब है, ये आपको हर वक्त अपने पास रखनी होती है। आप कहते हैं कि कमीशन है तो रेट अलग होगा, इसमें भी दिखा रहा हूँ। कमीशन है तो रेट अलग होगा, सप्लाई है तो रेट अलग होगा, आईटी सर्विस है रेट अलग होगा, अकाउंटिंग का अलग होगा, फ्रेट फॉरवर्डर का अलग होगा। अच्छा, इंडिविजुअल है तो अलग रेट है, कंपनी है तो अलग रेट है, मतलब अलग स्टोरी है। ये एक बहुत अच्छी है चीज, कराची टैक्स बार एसोसिएशन वाले बहुत अच्छा ये पम्फलेट बनाते हैं, ये KTBA वालों से मिल जाता है आराम से। अगर किसी का भी आना जाना होता है या कुछ, या मेंबरशिप है तो ये वैसे ही देते। तो हमारे पास भी आए थे, हमारे बॉस यहाँ के मेंबर है तो हम उनसे ले लेते। तो ये बहुत अच्छा है। FBR में बहुत अच्छा आता था पहले, लेकिन अब मजे का नहीं आता। बहरहाल FBR की वेबसाइट पे भी टैक्स कार्ड मौजूद होता है। किसी कंपनी का यूज नहीं किया करे भाई, साकिब भाई, खाल किसी कंपनी का नहीं, FBR का बस। FBR का यूज किया करे। कराची टेक बार वाले कर देते हैं वहीं और। अच्छा, बिजनेस बैंक अकाउंट, ये गलती हो गई, बिजनेस बैंक अकाउंट लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक है। ये इसलिए मैंने लिख दिया, ये कोई कंप्लायंस नहीं है। इसका इसका कॉन्सेप्ट लिखने का ही है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं ना, अपनी पेमेंट्स आप बिजनेस बैंक अकाउंट से करेंगे, कैश से नहीं करेंगे, वरना विल बी ट्रीटेड एज जीरो। कुछ तफसील है उसको छोड़ दें, हम तो कॉन्सेप्चुअल बात कर रहे हैं। तो बिजनेस बैंक अकाउंट से पेमेंट होगी तो वैलिड है, अदरवाइज ट्रीटेड एज जीरो, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो जो चीज आप खरीद रहे हैं उसकी पेमेंट बिजनेस बैंक अकाउंट से कीजिएगा, जो चीज बेच रहे हैं उसके पैसे भी बिजनेस बैंक अकाउंट में लाइएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, और बिजनेस बैंक अकाउंट का मतलब है जो आपने FBR को बताया हुआ है, ऐसा नहीं कि नया खोल के बैठे में उनको बताया नहीं है, भले वो बिजनेस बैंक अकाउंट डिक्लेयर होना चाहिए। तो क्या होगा, आपका इनपुट डिसअलाउड, आपका इनपुट डिसअलाउड हो जाएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपका सेल्स टैक्स डिसअलाउड हो जाएगा। और नंबर 1, नंबर 2, आपको खर्चा भी नहीं मिलेगा। अच्छा, एक जनरल बात, हम लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लोगों को मशवरा देते हैं 50 लाख से जायद की प्रॉपर्टी कैश से नहीं ले सकते। अगर लेंगे, बिजनेस का एसेट है तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, और बेचेंगे तो बेचने पर उसकी कॉस्ट जीरो ट्रीट की जाएगी। 1 करोड़ रुपए का बेचा तो 1 करोड़ रुपए पे टैक्स आएगा, 50 लाख गेन पे टैक्स नहीं आएगा। एक बात होगी। अगर कोई और एसेट खरीदते हैं, गाड़ी, फर्नीचर वगैरह, तो 10 लाख तक कैश से खरीद सकते हैं।
शकील भाई, ये हमारे सीएफए एनालिसिस है। एक सेक्शन है 75A, उसके अंदर ये सारी बातें लिखी है। लेट्स से कि अगर आप किसी इदारे की फिजिबिलिटी देख रहे हैं, उसकी हिस्ट्री आपके सामने है, उसमें आप ये पकड़ेंगे यार ये फाइनेंशियल एसेट खरीदता कैसे। फिक्स एसेट, अगर वो फिक्स एसेट खरीद रहे, गाड़ी और फैक्ट्री, वो कैश पे खरीद रहे, पहले अलाउड होता था, अब अलाउड नहीं। अगर खरीदे तो आप एक्सपोजर डालेंगे तो भाई ये तो अगर बेचेगा तो बेचने पे पूरी सेल वैल्यू पे टैक्स देगा, नंबर वन। और डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा तो डेप्रिसिएशन अलाउड ही नहीं है। और 5% ऑफ द वैल्यू पेनल्टी है। आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली, 5 लाख रुपए आपको पेनल्टी अलग देनी पड़ेगी। सबके लिए, सब, ये सबके लिए, सबके लिए। यहाँ तक हमारी बात खत्म होगी अल्हम्दुलिल्लाह। यार जिशान भाई, आपकी हेल्प चाहिए, एक स्प्रेडशीट है इसके अंदर, बस वो मैंने टैक्स का एक्सपोजर बताना है। यार इसमें अलग नहीं थी क्योंकि यहाँ पे वो कैम, हाँ। आप, मैं समझ, आप, मैं सुन लें, आप मेरी बात सुनिए। आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली, आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे, आपके पास पैसे थे, आपने खरीद ली, और कैसे खरीद ली, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। तो जाहिर है आप तो डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे क्योंकि आपका बिजनेस नहीं है। लेकिन आप बेचेंगे तो ना, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए ली है। तो जब आप बेचेंगे तो कैपिटल गेन निकालेंगे कि मैंने ली 50 रुपए की, बेची 100 रुपए की, 50 रुपए गेन आया। तो टैक्स किस पे देंगे आप, कैपिटल की वैल्यू टैक्स किस पे देंगे, गेन पे देंगे ना। लेकिन इस सूरत में आप 100 रुपए पे देंगे, गेन पे नहीं देंगे, ये मतलब। देखिए मैंने क्या किया, एक तो मैंने ये ब्लैक बार्स जो है ना, ये डिसीजन मेकिंग के लिए, अभी तक हमने बहुत सारी बातें कर ली, अब आप लोग खुद डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं अपने अपने। सोल प्रोप्राइटरशिप, एओपी और बाकी कंपनीज हमने दे दी। सबसे ऊपर देखें रेड मार्क, ये का मतलब ये कि देखो इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, और वाइट है लिमिटेड है, तो ये गुड साइन है। फिर यहां पर विदहोल्डिंग एजेंट का मतलब ये है कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म, अगर इनकी सेल्स 100 मिलियन होगी तो ये विदहोल्डिंग एजेंट नहीं होंगे, वरना कोई नहीं होंगे। इसका मतलब है आज मैं काम शुरू करूं, दबा के बस क्रॉस चेक से पेमेंट करूं, मुझे किसी का टैक्स नहीं काटना। ये एक बहुत बड़ी हैसल है। अगर आप 10 पेमेंट भी रोज कर रहे हैं, आपको 10 PSIDs बनानी है। लेकिन ये देखिए, ऊपर तो आप प्लस में हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी में, लेकिन आप विदहोल्डिंग एजेंट डे वन से हैं। आपकी जीरो सेल है या जीरो से ज्यादा है, आप डे वन से विदहोल्डिंग एजेंट। तो अब आप यहाँ सोचें, अभी तक हमने बड़ी मजे मजे की बातें की, लेकिन एसएमसी वाले को जब आप ये समझाओगे ना, यार तुम विदहोल्डिंग पहले दिन से करोगे, बोलेगा भाई खुदा का वास्ता है मेरा प्रोप्राइटरी बना, मुझे एओबी ही बना दो। क्यों? क्योंकि आप टायर लेने जाएंगे, टायर वाला बोलेगा मैं विदहोल्डिंग नहीं भाई, मैं, तुम जानो तुम्हारा काम, मैं ये 100 रुपए का दूंगा, मेरा टैक्स क्यों काट रहे हो। अल्टीमेटली आपको करना पड़ता है, खुद ही बेयर करना पड़ रहा होता है, नंबर वन। ये एक बहुत रियल इशू है, नंबर वन। नंबर टू ये कि आपको रिसोर्स भी चाहिए और आपका एक काम भी बढ़ जाता है। हाँ, अगर हर आदमी टैक्स कटवाए तो ठीक है, मैं रिसोर्स रख लूंगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये आता है, आप मिसाल के तौर पर आप टायर लेने जाओ, कुछ भी लेने जाओ, आप टायर तो मिसाल दे दी, कुछ भी लेने जाओ, तो भाई मैं विदहोल्डिंग टैक्स नहीं बियर करूंगा, आपको अगर काटना है आप काटें, कंप्लाइंस करें, मेरे को तो ये 100 रुपए चाहिए। हाँ, हाँ, ये अच्छी बात है। अब चलो यार मैं 5.5 रुपए दे दूंगा, और पता चला सीएनआईसी डाला तो ये नॉन फाइलर निकला है, नॉन फाइलर का मुझे 11% देना पड़ा, वो मैं खुद दूंगा ना। अच्छा आप बोले नहीं तो जुनेद भाई आप, तो नहीं दूंगा तो मेरी ये जो 100 रुपए की परचेज है ये डिसअलाउड है। सही भाई, अगर मैंने 1 लाख रुपए के टायर खरीदे और टैक्स नहीं काटा और क्रॉस चेक से पेमेंट नहीं की, तो ये एक्सपेंस मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा, नंबर वन। और सामने वाली पार्टी जो है क्या कर रही है, वो टैक्स देना नहीं चाह रही, तो मुझे वो भी बर्डन आ गया। तो ये विदहोल्डिंग एजेंट की बहुत बड़ी हैसल है, इसी वजह से आप, ठीक है आप एक बना लें, दो बना लें, तीन बना लें, एक मिसाल के तौर पे बोल दिया मुझसे, ऐसे मैंने बोल दिया। असल में मैं आपको बताऊं, मैं इसकी, जब आप कंप्लायंसेस देखेंगे, आप खुद कर रहे होंगे ना, हमें सेपरेट पीएसआईडीज में बहुत फायदे हासिल होते हैं। वो लंबा होता, देखिए आप बैंक का केस अलग है ना, अब असल में हम मॉनिटरिंग करा रहे होते हैं, ऑडिट करा रहे होते हैं, वहां हम लोग चाहते हैं कि यार इस एक पार्टी का ना अलग पीएसआईडी हो, या हमें पता है पार्टी चिरान करती है और हम नहीं चाहते हम एक पीएसआईडी उसको देंगे, उसमें और भी पार्टियां आ रही होंगी, बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं, हम कहते हैं नहीं यार अलग। इवन हत्ता कि हम यहाँ करते हैं कि डिफरेंट लोकेशन, एक ही पार्टी से माल आ रहा है, पीएसआईडी कहते हैं अलग अलग बनाओ।
ये जर्नल, इसे कोई रूल नहीं है, कोई कानून नहीं है, ये अपनी आसानी पैदा करने के लिए है। बाज अगर मेरी कंपनी का रीजनल ऑफिस हैदराबाद में, लाहौर में, कराची में, तीन आदमी बाइंग कर रहे हैं, एक ही लेजर बना दूंगा या एक ही पीएसआईडी बना दूंगा, लेजर ही सही मेरा नहीं बनेगा। ठीक है, तो आसानी के लिए है, वरना तो बेहतर यही है कि 40 पार्टियां हैं, एक या दो पीएसआईडी बनाए और पेमेंट करें। फायदा इस लिहाज से हो जाता है कि अगर मैं किसी एक पार्टी को सब्सटेंशिएट करना चाहता हूँ कि मैंने ये उसका लेजर है, पूरा टैक्स काटा है, उसी के पीस आईडीज में साथ लगा देता हूं। अगर उसके पीस आईडीज नहीं लगा, उसके अगर सारे मिक्स होंगे तो सारे सारे मिक्स लगे हुए होंगे और हाईलाइट करना पड़ेगा मुझे। लेकिन ये कोई कानूनी बात नहीं है, और ना ही आप ऐसा करें, या आप ऐसा करें, या आपका एनवायरनमेंट आपको बताए। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ हमने एक प्रॉफिट एंड लॉस ड्रॉ किया है, ये इंपोर्टर है। देखिए सबसे टॉप पे मैंने लिखा है कमर्शियल इंपोर्टर। कमर्शियल इंपोर्टर कौन होता है? ये यूएसबी मंगाएगा, इसको बेच देगा, इसकी पैकिंग भी चेंज नहीं करेगा, इसके ऊपर स्टिकर भी नहीं लगाएगा, जिस तरह लाया है उसी तरह बेचेगा। किंगस्टन लिखा है तो उसी की पैकिंग में बेचेगा, रीपैक भी नहीं करेगा, इसको कोई वैल्यू एडिशन नहीं करेगा। कमर्शियल इंपोर्टर होता है। अब देखें, ये बहस हमने कर ली लाइबिलिटी की, विथहोल्डिंग एजेंट का, अब आपको समझ आ गया हो कितना बड़ा हैसल है। 18 लाख रुपए का प्रॉफिट आया, सेम हमने पीएनएल बनाया। ठीक है, अब ये देखिए, ये टैक्स रेट्स हैं। ये टैक्स रेट्स हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है, नीचे भी लिख दूं। इंडिविजुअल और एओपी की ये टैक्स रेट है। 6 लाख तक अगर प्रॉफिट है तो कोई टैक्स नहीं है, और आगे प्रोग्रेसिव स्लैब है। क्या, मेरा भी थोड़ा सा पीछे होइएगा, वो हमारे उनको दे दो। अब ऐसे मोड़ ले, आप थोड़ा सा आगे ऐसे कर लेना, ऐसे ऐसे इजी हो जाएंगे। अब ठीक है, ये प्रोग्रेसिव स्लैब्स है। इसको आप यूं पढ़ सकते हैं कि अगर मैं सबसे लास्ट में आऊं, तो 40 लाख रुपए अगर किसी की इनकम होगी तो उसको 7,65,000 रुपए देने। नहीं, अगर 40 लाख तक है, सिर्फ 40 लाख की बात कर, क्योंकि अगला अगले हर स्लैब का ये जो फिक्स है ना, ये पिछले स्लैब की मैक्सिमम वैल्यू पर। और अगर 60 लाख रुपए है, तो 40 लाख पर 7,65,000, और 20 लाख पे 35%। तो जितना भी ज्यादा प्रॉफिट चला जाए, आप इस 34-35 से बाहर नहीं जाते। ये हायर स्लैब है। और कंपनी के क्या रेट्स हैं? कंपनी के रेट है, स्मॉल कंपनी 20%, बैंकिंग कंपनी 39, अदर कंपनी 29%। ये रेट्स हमारे ऑर्डिनेंस में लिखे हुए, फिक्स रेट्स है। ठीक है, स्मॉल कंपनी क्या होती है? छोटा सा क्राइटेरिया है उसका, मतलब जिसके पेड अप कैपिटल रिजर्व 50 मिलियन से कम हो। नॉट एक्सीडिंग, नॉट एक्सीडिंग का मतलब होता है बराबर हो या कम हो 50 मिलियन के। कुछ और भी क्राइटेरिया, हम उसको छोड़ देते हैं। अब आ जाए इस एग्जाम्पल पे। हमने यहाँ एज्यूम किया है कि एसएमसी, एलएलपी और पीवीटी हमारी कंपनी की डेफिनेशन में आती है, और ये स्मॉल है। तो टैक्स रेट क्या हुआ इसका? 20%। तो हमने देखें प्रॉफिट के ऊपर क्या रेट लगाया, देखें, 20%। ठीक है। अच्छा, जो इंडिविजुअल था और एओपी, उसके ऊपर हमने क्या किया? स्लैब रेट लगा दिया। 18 लाख का स्लैब हमारा कौन सा आता है, देखें, फोर्थ वन, 75,000, और 12 लाख से ऊपर 20%। ये देखिए, हमने यही रेट लगा दिया। ठीक है। देखिए नॉर्मल टैक्स क्या है, नॉर्म अभी आपको क्या लग रहा है कि नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल टैक्स ऑन प्रॉफिट्स किसमें कम आ रहा है? इंडिविजुअल और एओपी का कम आ रहा है, कंपनी का थोड़ा ज्यादा आ रहा है। और अगर ये स्मॉल कंपनी ना होती तो उससे भी ज्यादा आता। ठीक है। अब यहाँ एक और स्टोरी है। स्टोरी ये है कि इंपोर्ट स्टेज पे अगर कमर्शियल इंपोर्टर का टैक्स कट जाए, होना क्या चाहिए? अच्छा, ये क्योंकि इंपोर्टर है तो इंपोर्ट का डाटा ये अवेलेबल है। इंपोर्ट का डेटा ये है कि 60 लाख का माल आया था, उस पर कस्टम ड्यूटी पे हुई, एडिशनल कस्टम ड्यूटी पे हुई, इसको ऐड कर लिया, 73,000 बन गए। इस पे सेल्स टैक्स पे हुआ, एडिशनल सेल्स टैक्स पे हुआ, इसको ऐड कर लिया, तो ये वैल्यू फॉर इनकम टैक्स बन गई। इनकम टैक्स टैक्स ऑन टैक्स है। देखिए, ये जो इनकम टैक्स लग रहा है, कस्टम की वैल्यू पे भी लग रहा है, सेल्स टैक्स पे भी लग रहा है। तो ये मेरा इनकम टैक्स पे हुआ था। अब होना ये चाहिए था, ये 5,35,000 सब ने दिए मेरे। होना तो ये चाहिए था, लॉजिकल बात तो ये थी कि जी मेरा टैक्स ये आया 1,95,000, और इसमें जो मैंने इंपोर्ट स्टेज पे दिया था वो मैं माइनस करता, बाकी गवर्नमेंट से ले लेता। यही होना चाहिए था ना। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा भाई मैं इस चक्कर में नहीं जा रही, इंपोर्ट पे तो जो दे दिया वो दे दिया, वो मिनिमम है। वो क्या है? वो एडजस्ट नहीं होगा, वो मिनिमम है। तो फिर अब इसका मतलब ये हुआ, हमने दो टैक्स निकाले, इंपोर्ट स्टेज का टैक्स लिया और रेट वाला टैक्स लिया।
दोनों को कंपेयर करें, विच एवर इज हायर, मेरा टैक्स होगा। तो फिर हमने वो क्लियर है, बात क्लियर है ये बात? अब देखें इस केस में, अभी हम कह रहे थे 1,95,000 टैक्स है, अब आपको ये बात पता चली, तो अब आपका टैक्स एक्सपेंस क्या हो गया? 5 पैन, अगर इसमें भी ये 5 पैन। हाँ, ये गलत है ना, ये गलत पॉलिसी है। जो प्रॉफिट आए उसी हिसाब से टैक्स ले, मेरी एडजस्टमेंट दें। गवर्नमेंट एडजस्टमेंट नहीं दे रही, तो 5,35 मेरा टैक्स एक्सपेंस हो गया। क्या हुआ कि मैं, अब मैंने कंपैरिजन करना है ब्लू लाइन का और पिंक लाइन का, विच एवर इज हायर मेरा टैक्स होगा, ठीक है। अब मैंने मैक्स का फार्मूला लगाया कि इन दोनों में जो भी बड़ा है उसको ले लें, तो मेरा टैक्स एक्सपेंस देखें, अल्टीमेटली हर हर पोजीशन में एक ही हो गया। अब आपका इस वक्त जहन में ये आ रहा है कि मैं कोई भी स्ट्रक्चर रखूं, ऊपर के दो ब्लैक बार्स को मैं सामने रखूंगा, विद होल्डिंग एजेंट के इशू को और लायबिलिटी के इशू को, नंबर टू, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, मेरा टैक्स बर्डन कितना आ रहा है, टैक्स बर्डन तो इनडिफरेंस बराबर है, तो डिसीजन मेकिंग से इसको निकाल दो। नहीं, यहाँ एक स्टोरी और है। यहाँ स्टोरी ये है कि जो लिमिटेड कंपनीज है ना, एसएमसी और पीवीटी, अब आपका दिल चाह रहा है 18 लाख का जो मैंने प्रॉफिट निकाला है, सोल प्रोप्राइटर में तो ये होगा, 18 लाख का प्रॉफिट निकाले आप बिजनेस बैंक अकाउंट में चेक बना के पर्सन में डाल दो, कोई टैक्स नहीं देना। एओपी में भी यही करोगे, पार्टनर कैश निकाल के खा जाएंगे प्रॉफिट। लेकिन एसएमसी में और पीवीटी में ये अलग सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं। आप बोलेंगे एलएलपी भी तो है, मैं क्यों नहीं बोल रहा, भी बता रहा हूं। इन दोनों से अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करवाना है तो उस पे उसको कहते हैं डेविडेंड इनकम, क्योंकि आप शेयर होल्डर थे कंपनी में, तो डेविडेंड इनकम पे आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। फिर इसका मतलब ये हुआ, अगर कंपनी में जो भी प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट पे रेट 20% या 29% अलग दे रहा हूं, और उसको निकालने के लिए 15% अलग दे रहा हूं। ठीक है, तो अब देखें, अब दोबारा से अब आपका जेन चेंज हो जाएगा कि ये देखें, 18 लाख निकालने पे मुझे 2,70,000 देने पड़ेंगे। अब मेरा टैक्स बर्डन ये हो गया, कंपनी का और एसएमसी का टैक्स बर्डन एक जैसा हो गया, प्रोप्राइटरशिप का, एओपी का और एलएलपी का एक जैसा हो गया। आप कहेंगे एलएलपी तो कम, आपने कहा था बॉडी कॉर्पोरेट है कंपनी की डेफिनेशन में, लेकिन एलएलपी के एक्ट में ये लिखा हुआ है, जो भी इसका कानूनी डॉक्यूमेंट है, एलएलपी एक्ट एक्ट है, ऑर्डिनेंस है, उसमें ये लिखा है कि जो प्रॉफिट्स होंगे ना एलएलपी के, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पार्टनर्स, वो विड्रॉ कर सकते, वो डिविडेंड की सूरत में नहीं जाएंगे, तो लिहाजा उस पर टैक्स भी नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, ये हमारे केस सब कोई कमर्शियल इम्पोर्ट हमने तमाम तरह, हमने कहा था आज हम बिजनेस स्ट्रक्चर सीख रहे हैं क्या क्या हो सकते हैं। हमने उनकी रजिस्ट्रेशन देखी, परपेचुअल सक्सेशन देखी, लाइबिलिटी का इम्पैक्ट देखा, विदहोल्डिंग एजेंट होने का इम्पैक्ट देखा, सब कुछ देखने के बाद आज हम बैठ रहे हैं। हमने कहा यार तीन चीजें देख लो, लाइबिलिटी क्या स्टेटस रखती है, विदहोल्डिंग एजेंट में क्या स्टेटस है, और टैक्स में बर्डन कितना आ रहा है। इन तीनों चीजों को सामने रखते हुए आप वर्कआउट डिसीजन ले लो मैंने क्या बनाना वो कैसे है। ये कमर्शियल इंपोर्टर की वर्किंग है। नॉर्मल ट्रेडर्स क्या मुराद है, लोकल खरीद के लोकल बेचते हैं। एक उसकी एक अलग स्टोरी बनती। इनकम टैक्स के अंदर आप हैरान होंगे अगर आप मुझे कहेंगे ना कि मुझे मतलब 15 केसेस बना दो, मैं आपको 15 केसेस बना दूं। ये इसके अंदर सिर्फ हमने कमर्शियल इंपोर्टर की बात ली है। हाँ, ये आपने अच्छा बोला, लेकिन जाहिर है हमें एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी है। आपको जब भी कुछ बनाना होगा कि भाई मैं ये करने जा रहा हूँ, आप जिसके पास आके बैठोगे वो आपको ड्रॉ करके दे देगा। नहीं नहीं नहीं, cousin मैन्युफैक्चर, अच्छा आपकी आपकी मैं ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ, ये लो, ये लो, ये मैन्युफैक्चरर पे आ गया बस में। डेविडेंट है ही नहीं ना वो, उसका एक्ट उसको कह रहा है डेविडेंट नहीं है, ये पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाँ, और रेट कंपनी वाला लगेगा उसके टैक्स वर्कआउट करने के। ठीक है, अच्छा, अब हम कंपनी इसलिए कंसीडर नहीं कर रहा, इसके ऊपर जो टैक्स रेट लगाया उसके लिए तो कंपनी कंसीडर किया है, आपका आईआरएस भी कंपनी की रेट लगाएगा,
लेकिन उसका अगर प्रॉफिट विड्रॉ करना है पार्टनर ने तो उस पर 15% डिविडेंड नहीं देना, क्योंकि उसका एक्ट ऐसा कहता है। हाँ अच्छा, ये देखो, अब आपने मैन्युफैक्चरर के केस में आ गए। याद रखें कि मैन्युफैक्चरर के केस में मैन्युफैक्चरर नहीं बोलता ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस कहता है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरर। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की एक अलग डेफिनेशन है, हम नहीं डिस्कस कर रहे। पहले हम कमर्शियल इंपोर्टर की बात कर रहे थे ना, यूएसबी आई और भेज दी। अब तुम यूएसबी खुद बना रहे हो ना, यहाँ पे पार्ट्स मंगा रहे हो, जोड़ रहे हो, कुछ वेल्डिंग कर रहे हो, खुद बना रहे हो, ये मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ मैन्युफैक्चरर लिख सकता था, लेकिन कोई वीडियो देखेगा या आप लोग मुझे सवाल कर लेगा, ये वर्किंग मैन्युफैक्चरर की नहीं है, ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की है। मैं बता, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की एक डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है। उसमें ये लिखा है कि वो इदारा जिसमें 10 या 10 से ज्यादा लोग हों और जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो, 20 या 20 से ज्यादा लोग हों जो ये इलेक्ट्रिसिटी यूज ना कर रहे हो, कोई दूसरी सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो, जो किसी रॉ मटेरियल को शेप करके किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट कर रहे हो, बिल्डर और बिल्डर्स को भी उसके अंदर शामिल कर दिया गया है, वो होटल जो ये काम करते हैं उनको भी शामिल कर दिया गया है, और इंडिविजुअल एओपी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको भी शामिल कर दिया। तो एक वास्ट डेफिनेशन दे दी है जिसका कंक्लूजन ये कि मैन्युफैक्चरर इसी में आते हैं। ठीक है, इसलिए इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, आप ताकि इस नाम से भी आपको शनासाई हो जाए क्या है। सारा सेम पैटर्न है, सेम प्रॉफिट्स हैं, पहली लाइन भी सेम है। अगर आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन में आ जाते हैं तो आपका जो टैक्स इंपोर्ट स्टेज पे कटा है, अब ये आपका मिनिमम नहीं, अब ये एडजस्टेबल है। और आप देखें, अब आप रिफंड ले रहे हैं। ओहो ये, चलो खत्म करते हैं, चार्जर नहीं है। अब देखें, आप रिफंड ले रहे हैं। अब आपको क्या हो रहा है, गवर्नमेंट कह रही है 2,96,000 का आप रिफंड ले, और टैक्स, हाँ यानी 1,95,000 का मेरा टैक्स बना, इंपोर्ट स्टेज पे 4,91,000 पे किया, एक्सेस पे कर दिया, तो गवर्नमेंट रिफंड देगी आपको 2,96,000 का, और आपका टैक्स बर्डन 1,95,000 मिलता है ना, आपको मिल जाता है हाँ चेक मिल जाता है, या आपका ऑर्डर हो जाता है, आप आगे क्लेम कर सकते हैं उसको। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैन्युफैक्चरर के केस में आपको ये फायदा होता है कि आपका रिफंड आपको मिल जाता है, और आपका टैक्स बर्डन कितना है, जो आप टैक्स देंगे, आपका नॉर्मल टैक्स आपका बर्डन है, और जो डिविडेंड के ऊपर देंगे आपका टैक्स बर्डन बिल्कुल चेंज होगा। वहां भी हो गया ना, वहां भी 630 पे आ गए ना, वहां 630 पे आ गए। इंपोर्टर के केस में आप कहां पे थे देखें, इंपोर्टर के केस में देखें आप 8 लाख रुपए पे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये गवर्नमेंट ये चाहती है आप मैन्युफैक्चरिंग करें।